हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी गाइड पर। दोस्तों, आज हम भारत के राष्ट्रपति से रिलेटेड पार्ट 2 वीडियो को लेकर के आपके सामने आए हैं, जिसमें हमने 25 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके पार्ट 1 को ज़रूर देखिए, जिसमें हमने 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा किया है, जो आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना यह सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के राष्ट्रपति के वेतन पर कितना प्रतिशत कर लगाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 18% कर, ऑप्शन बी 20% कर, ऑप्शन सी राष्ट्रपति का वेतन कर मुक्त होता है, या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति का वेतन कर मुक्त होता है। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के वेतन पर किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाया जा सकता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रपति नियुक्त होने की योग्यता रखता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए भारत का जन्मजात नागरिक, ऑप्शन बी देशीयकृत नागरिक, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का जन्मजात नागरिक या फिर देशीयकृत नागरिक, इनमें से दोनों राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के योग्य माने जाते हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, यह एसर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिसको आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कथन ए, राष्ट्रपति चुनाव में दो अलग अलग राज्यों के विधानसभा सदस्यों द्वारा डाले गए मतों का मूल्य अलग अलग होता है। इसका कारण है अलग अलग विधानसभा सदस्य अलग अलग जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। उपर्युक्त कथन के आधार पर सही विकल्प चुनिए। आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन सी ए गलत है परंतु आर सही है, या फिर ऑप्शन डी ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति चुनाव में दो अलग अलग राज्यों के एमएलए द्वारा डाले गए मतों का मूल्य अलग अलग होता है, क्योंकि अलग अलग विधानसभा सदस्य अलग अलग जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, चुनाव में डाले गए एक राज्य के सभी एमएलए के मतों का मूल्य समान होता है। कथन 2, चुनाव में डाले गए अलग अलग राज्यों के एमएलए के मतों का मूल्य अलग अलग होता है। कथन 3, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों के मतों का मूल्य समान होता है। कथन 4, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों के मतों का मूल्य असमान होता है। उपर्युक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनिए। आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4 कथन सही हैं। ऑप्शन बी 1, 2, 3 कथन सही हैं। ऑप्शन सी 2, 3, 4 कथन सही हैं, या फिर ऑप्शन डी 1, 3, 4 कथन सही हैं। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी 1, 2, 3 कथन सही हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव में डाले गए एक राज्य के सभी एमएलए के मतों का मूल्य एक समान होता है और चुनाव में डाले गए
अलग अलग राज्यों के एमएलए की मतों का मूल्य अलग अलग होता है। साथ ही लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों के मतों का मूल्य एक समान माना जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्यों द्वारा कितना वोट डाला जाता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए प्रत्येक सदस्य द्वारा 1 वोट, ऑप्शन बी प्रत्येक सदस्य द्वारा 2 वोट, ऑप्शन सी प्रत्येक सदस्य द्वारा 3 वोट या फिर ऑप्शन डी प्रत्येक सदस्य द्वारा 4 वोट। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए प्रत्येक सदस्य द्वारा 1 वोट। दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन मंडल के प्रत्येक सदस्यों द्वारा 1 वोट डाला जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने के लिए किसी सामान्य उम्मीदवार को कितनी जमानत राशि अदा करनी होती है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 20,000 रुपये, ऑप्शन बी 10,000 रुपये, ऑप्शन सी 15,000 रुपये या फिर ऑप्शन डी 5,000 रुपये। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी 15,000 रुपये। दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने के लिए किसी भी सामान्य उम्मीदवार द्वारा 15,000 रुपये की जमानत राशि अदा करनी होती है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, सुप्रीम कोर्ट में निम्नलिखित में से किसके द्वारा राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित चुनौती दी जा सकती है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए संसद सदस्यों द्वारा, ऑप्शन बी निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन सी भारत के सामान्य नागरिक द्वारा या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा। दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित किसी भी चुनौती को केवल और केवल निर्वाचक मंडल के सदस्य या फिर उम्मीदवार द्वारा ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह को भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति कब नियुक्त किया गया? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 1985 में, ऑप्शन बी 1999 में, ऑप्शन सी 1969 में या फिर ऑप्शन डी 1990 में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी 1969 में। दोस्तों, 1969 में न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह को प्रथम बार भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। दोस्तों, ये ऐसे प्रथम न्यायाधीश थे जिन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर किस आधार पर महाभियोग चलाया जा सकता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए संविधान का उल्लंघन होने पर, ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा अवकाश लेने पर, ऑप्शन सी वीटो करने पर या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए संविधान के उल्लंघन होने पर। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव सबसे पहले निम्न में से किस सदन में लाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए राज्यसभा में, ऑप्शन बी लोकसभा में, ऑप्शन सी संसद के किसी भी सदन में या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी संसद के किसी भी सदन में। दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पहले लाया जा सकता है। जैसे
या राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रपति पद के किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार द्वारा कितनी जमानत राशि अदा करनी होती है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 5,000 रुपये, ऑप्शन बी 10,000 रुपये, ऑप्शन सी 15,000 रुपये या फिर ऑप्शन डी 20,000 रुपये। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए 5,000 रुपये। दोस्तों, राष्ट्रपति पद के किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार द्वारा केवल और केवल 5,000 रुपये की जमानत राशि अदा करनी होती है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार कार्य करेगा? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 56वें संविधान संशोधन द्वारा या फिर ऑप्शन डी 101वें संविधान संशोधन द्वारा। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार कार्य करेगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, महाभियोग प्रस्ताव लाने के कितने दिनों पहले राष्ट्रपति को एक लिखित सूचना देना अनिवार्य है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 10 दिनों के पहले, ऑप्शन बी 15 दिनों के पहले, ऑप्शन सी 14 दिनों के पहले या फिर ऑप्शन डी 12 दिनों के पहले। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी 14 दिनों के पहले। दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाने के 14 दिनों के पहले उसे एक लिखित सूचना देना अनिवार्य होता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 54 के तहत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 74 के तहत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 61 के तहत या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 53 के तहत। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी अनुच्छेद 53 के तहत। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किया जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्नलिखित में से किस बहुमत के द्वारा पारित किया जाना अनिवार्य है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 2/3 बहुमत द्वारा, ऑप्शन बी 1/3 बहुमत द्वारा, ऑप्शन सी 1/4 बहुमत द्वारा या फिर ऑप्शन डी 2/4 बहुमत द्वारा। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए 2/3 बहुमत द्वारा। दोस्तों, संसद के किसी भी सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा द्वारा महाभियोग प्रस्ताव को कम से कम 2/3 बहुमत के द्वारा पारित करना अनिवार्य है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से संघ के किसी भी संवैधानिक पदाधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी
उपराष्ट्रपति या फिर ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी संघ के संवैधानिक पदाधिकारी की नियुक्ति की जाती है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद का अंग माना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए अनुच्छेद 76 के तहत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 88 के तहत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 79 के तहत या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 74 के तहत। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी अनुच्छेद 79 के तहत। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत राष्ट्रपति को संसद का अंग माना जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान के अनुसार सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर किसे माना गया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन सी लेफ्टिनेंट जनरल को या फिर ऑप्शन डी राष्ट्रपति को। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी राष्ट्रपति को। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर होता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 2 एंग्लो इंडियन को, ऑप्शन बी 4 एंग्लो इंडियन को, ऑप्शन सी 5 एंग्लो इंडियन को या फिर ऑप्शन डी 3 एंग्लो इंडियन को। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए 2 एंग्लो इंडियन को। दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था, लेकिन उसे हाल ही में संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन युद्ध और शांति की घोषणा करता है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी वाइस एडमिरल या फिर ऑप्शन डी राष्ट्रपति। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी राष्ट्रपति। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति युद्ध और शांति की घोषणा करता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एंग्लो इंडियन को परिभाषित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए अनुच्छेद 356 के तहत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 350 के तहत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 243 के तहत या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 366 के तहत। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी अनुच्छेद 366 के तहत। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 के तहत एंग्लो इंडियंस को परिभाषित किया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कैसी है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए न्यायिक प्रक्रिया है, ऑप्शन बी अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ऑप्शन सी विधायी प्रक्रिया है या फिर ऑप्शन डी कार्यपालिका प्रक्रिया है। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया को अर्ध न्यायिक प्रक्रिया माना जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसे भारत के संबंध में कूटनीतिक शक्तियां प्राप्त हैं? निम्नलिखित में से किसे भारत के संबंध में कूटनीतिक शक्तियां प्राप्त हैं? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी
उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन सी राष्ट्रपति को, या फिर ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष को। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी राष्ट्रपति को। दोस्तों, भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को भारत के संबंध में कूटनीतिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, या फिर ऑप्शन डी राष्ट्रपति एवं लोकसभा अध्यक्ष दोनों। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा आहूत किया जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये आपका होमवर्क है जिसका उत्तर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के देना है। तो चलिए पढ़ते हैं इस प्रश्न को। हाल ही में किस संशोधन के द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाने वाले प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है? हाल ही में किस संशोधन के द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाने वाले प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 101वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 103वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 104वें संविधान संशोधन द्वारा, या फिर ऑप्शन डी 105वें संविधान संशोधन द्वारा। सो फ्रेंड्स, इसका उत्तर आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस चैनल पर आने वाला कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।